नमस्कार, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल सनी एजुकेशन पर। हमने जो विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज शुरू की थी उसके अब तक 16 वीडियो आ चुके हैं। जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखे तो एक बार जरूर देखें। आज का वीडियो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारे पास 801 नंबर प्रश्न, पितरस का कार्य नहीं है। तो पहला प्रश्न है कि पितरस का कार्य नहीं है। पितरस का कौन सा कार्य नहीं है? एक नंबर ऑप्शन, वसा की पायसीकरण करना, बिल्कुल सही है। वसा का इमल्सन करने का काम कौन करता है? पितरस करता है। लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करना, बिल्कुल करती है। लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करने का काम कौन करता है? पितरस करता है। विटामिन ADE का संश्लेषण करना, बिल्कुल करता है, क्योंकि ADGE के ये एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? पितरस में ही पाए जाते हैं। उसके बाद में भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाना, ये कार्य इसका नहीं है। तो जो पितरस होता है वो यकृत द्वारा स्त्रावित किया जाता है, यकृत द्वारा स्त्रावित किया जाता है और पित्ताशय में संग्रहित होता है, पित्ताशय में संग्रहित होता है। और वह कहाँ पे आता है? छोटी आंत के ग्रहणी में आकर अपना कार्य शुरू करता है। तो ग्रहणी के अंदर कार्य शुरू करता है। तो इसमें पितरस में कोई एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, यह केवल वसा का मिश्रण करता है और वसा का पाचन करने वाला जो लाइपेज एंजाइम होता है उसको सक्रिय करता है। उसके बाद में जो विटामिन होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन ADE के, इसे आप अधिक से याद रख सकते हो, अधिक ADE के, अधिक से याद रख सकते हो। उसके बाद में जो पितरस होता है उसका pH मान होता है 7.7, मतलब जिन पदार्थों का pH मान 7 से ऊपर होता है वो क्षारीय होते हैं। तो मतलब इसका pH कितना? 7.7। तो यह क्या होता है? क्षारीय होता है। तो यह भोजन के माध्यम को क्या बनाता है? क्षारीय बनाता है। तो यह जो 4 नंबर ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 2 नंबर प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, पादपों में शर्करा को किस रूप में फ्लोएम द्वारा सभी भागों में ले जाई जाती है? तो जो शर्करा होती है उसको फ्लोएम किस रूप में विभिन्न भागों तक लेके जाता है? ग्लूकोज के रूप में, 2 नंबर ऑप्शन, फ्रक्टोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में या राइबोज के रूप में। तो जो फ्लोएम होता है वो शर्करा को सुक्रोज के रूप में लेके जाता है। उसके बाद में 803 नंबर प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से मनुष्य में दांत और उम्र का सही सुमेलन है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मनुष्य में जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। 4 प्रकार के दांत होते हैं आकार की दृष्टि से, कार्य की दृष्टि से और आकार की दृष्टि से 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो मुख्य गुहा में कौन सा दांत कब आता है? कृंतक जो दांत होते हैं 6 माह की उम्र में आते हैं, बिल्कुल सही है। रदनक जो दांत होते हैं वो 16 से 20 वर्ष की यानी उम्र की माह की उम्र में आते हैं, बिल्कुल सही है। अगर जो चवर्णक दांत होते हैं वो 10 से 11 वर्ष की आयु में आते हैं, बिल्कुल सही है। जो चवर्णक दांत होते हैं 12 से 15 वर्ष की आयु के बीच में आते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये सभी का सभी सम्मेलन सही है, 5 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 804 नंबर प्रश्न है, बृहदांत्र का भाग नहीं है। तो जो बृहदांत्र है वो किसका भाग है? यह बड़ी आंत का भाग है, बड़ी आंत का भाग है। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं जिसको लिखा जाता है सिक्कम लिखा जाता है। पहला जो भाग होता है सिक्कम, 2 नंबर भाग कोलन और 3 नंबर भाग में से मलाशय या रेक्टम लिखा जाता है, मलाशय या रेक्टम। तो जैसे हम एक नाम याद करेंगे सिक्कम, सी से सिक्कम बन गया, कै से कोलन याद रखोगे, मैं से आप मलाशय या रेक्टम याद रखोगे। तो जो कोलन भाग होता है उसको बृहदांत्र कहा जाता है और इसी बृहदांत्र में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं और इसके 4 भाग होते हैं। बृहदांत्र को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। कौन कौन से भाग होते हैं? आरोही बृहदांत्र, अनुप्रस्थ बृहदांत्र,
अवरोही बृहदान्तर, सिग्माकार बृहदान्तर। तो ये जो ऊपर के 4 भाग है वो तो इसके भाग होते हैं। जो आरोही ग्रहणी है वो भाग छोटी आंत की ग्रहणी का भाग होता है। तो 5 नंबर ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 805 नंबर प्रश्न, अमाशय में पाई जाने वाली कोशिका का नाम और उनके द्वारा स्त्रावित पदार्थों का सही सम्मेलन है। तो जो अमाशय होता है उसमें 3 प्रकार की सेल पाई जाती है, 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। अमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है जिसमें भोजन 4 से 5 घंटे रुकता है। तो उसमें 3 सेल होती है। एक तो होती है ऑक्सेंटिक सेल जिसको अम्लजन सेल भी कहा जाता है, वह अम्ल का स्त्रावण करती है। और कौन सा अम्ल होता है? HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बिल्कुल सही है। उसके बाद में श्लेष्मा ग्रीवा कोशिका, तो जो श्लेष्मा कोशिका है वो श्लेष्म का स्त्रावण करती है, बिल्कुल सही है। क्यों करती है? क्योंकि यह अमाशय की भित्तियों को नम बनाई रखती है श्लेष्मा के द्वारा, ताकि जो अम्ल होता है वो उनकी भित्तियों को नुकसान न पहुंचा पाए। उसके बाद में होती है पेप्टिक कोशिका या चीप सेल, क्या काम करती है? पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन का स्त्रावण करती है। ये एंजाइम होते हैं जो भोजन का क्या करते हैं? पाचन करते हैं। ये पेप्सिनोजन क्या होता है? HCl इस पे कार्य करता है और इसको पेप्सिन में बदल देता है। और यह पेप्सिन क्या करता है? जो प्रोटीन होता है उसको पॉलीपेप्टाइड व पेप्टोन में बदलता है। उसके बाद में जो प्रोरेनिन होता है उस पे HCl क्रिया करेगा और उसको सक्रिय रेनिन में बदल देगा। और यह रेनिन क्या करेगा? जो दूध है उसको दही में बदलेगा, उसको जो दूध में प्रोटीन होता है उसका पाचन करने का काम करता है। और सबसे अधिक सक्रिय किस में होता है? बच्चों में होता है, बालकों में होता है, क्योंकि वो दूध ही पीते हैं और उनका पाचन कौन करता है? रेनिन करता है। लेकिन जो वयस्क होते हैं उनमें दूध को दही में बदलने का काम HCl करता है। तो ये सभी के सभी सम्मिलित हो जाएंगे। उसके बाद में 806 नंबर प्रश्न है हमारे पास, पेनिसिलिन किस से प्राप्त की जाती है? जो पेनिसिलिन होती है वो किस से प्राप्त की जाती है? फफूंद से, जीवाणुओं से, माइकोप्लाज्मा से, विषाणुओं से। तो किस से प्राप्त की जाती है? 1 नंबर ऑप्शन फफूंद से प्राप्त की जाती है। उसके बाद में 807 नंबर प्रश्न हमारे पास, वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? तो कौन सा पौधा है? ऑप्शन है हमारे पास यूट्रिकुलेरिया, कारा, एस्क्यूलेट, यूकेलिप्टस। तो अपने भोजन के लिए जो कीटों को पकड़ लेता है वह कौन सा है? यूट्रिकुलेरिया। और ये जो 4 नंबर ऑप्शन है वो पौधे होते हैं जो अधिक लंबाई वाले होते हैं या जिनकी लंबाई सबसे अधिक बढ़ती है। उसके बाद में हमारे पास 808 नंबर प्रश्न है, कौन सी संरचना यह सुनिश्चित करती है कि वायु श्वास नली में जाए और भोजन आहार नली में या ग्रास नली में जाए? तो कौन सी संरचना है हमारे पास? ऑप्शन गांठी ढक्कन, एपिग्लोटिस, उपयुक्त दोनों या यूवेला। तो गांठी ढक्कन होता है जो ग्रसनी होती है उसके नीचे पाया जाता है, उपास्थि से मिलकर बना होता है और उसी पे एक उपास्थि से मिलकर ढक्कन पाया जाता है। तो जो गांठी द्वार होता है उस पे गांठी ढक्कन और जिसको एपिग्लोटिस भी कहा जाता है, इसको कंठ आसाद भी कहा जाता है। तो यह क्या करता है? जब हम भोजन ले रहे होते हैं तब भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। तो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, इसलिए इसको शरीर का ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहा जाता है। तो ये दोनों ही हो जाएंगे, गांठी ढक्कन और एपिग्लोटिस, क्योंकि गांठी जो ढक्कन है उसी का नाम एपिग्लोटिस होता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों सही हो जाएंगे। जो यूवेला होता है वो क्या होता है? जो ग्रहणी होती है, ग्रहणी के अंदर एक जो होता है कोमल तालु, उसका भाग लटका रहता है, पीछे का भाग लटका रहता है, उस भाग को क्या बोलते हैं? यूवेला कहा जाता है। इसको बेलम पलेटाई भी कहा जाता है। यह क्या करता है? अंतःनासा छिद्रों को बंद करता है। जब भोजन आ रहा है तो अंतःनासा छिद्रों को बंद कर देता है ताकि भोजन उनमें न चला जाए। तो ये इसका हो जाएगा उपयुक्त दोनों। उसके बाद में 809 नंबर प्रश्न है हमारे पास, मनुष्य के किस आंतरिक अंग की संरचना सबसे जटिल होती है? तो मनुष्य के अंदर विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं, इनमें से सबसे
जटिल संरचना किसकी होती है? हमारे पास ऑप्शन यकृत की, मस्तिष्क की, फेफड़ों की या किडनी की। तो सबसे जटिल संरचना किसकी होती है? मस्तिष्क की होती है। उसके बाद में 810 नंबर हमारे पास प्रश्न है, यकृत की वे कोशिकाएं जो भक्षाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है। तो हमारे पास इसका जो पहला ऑप्शन है कुप्फर कोशिकाएं, वो क्या करती है? यकृत में पाई जाती है और भक्षाणुओं या जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करती है। उसके बाद में हमारे पास 811 नंबर बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों यथा कौन कौन सी गैस होती है? इसमें नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना किस जीव से की जा सकती है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा जीव पैदा कर सकता है? शैवाल, 2 नंबर ऑप्शन विषाणु, कवक या जीवाणु। इनमें से जो जीवाणु है वो क्या कर सकता है? ग्रीन हाउस गैस पैदा कर सकता है। उसके बाद में 812 नंबर प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन से दांत बच्चों में नहीं होते हैं? तो कौन से दांत बच्चों में नहीं होते हैं? कृंतक, चवर्णक, रद्नक या अगर चवर्णक। तो कौन से दांत बच्चों में नहीं होते हैं? 4 नंबर जो ऑप्शन है अगर चवर्णक, वो दांत नहीं होते हैं। यदि इसको देखना हो कि कौन से दांत नहीं होते तो इसका सूत्र होता है दंत सूत्र 2102 बटा में 2102। ये जो 2/2 लिखा है ये कौन से दांत होते हैं? इंसाइजर, कृंतक दांत होते हैं। ये जो 1/1 लिखा है ये होते हैं रद्नक या इनको बोलते हैं केनाइन। उसके बाद में जो ये दांत है 0/0, ये दांत होते हैं अगर चवर्णक या प्री मोलर इनको कहा जाता है। तो कौन से दांत नहीं है बच्चे में? अगर चवर्णक नहीं होते हैं। और लास्ट वाले जो दांत होते हैं वो कौन से दांत होते हैं? चवर्णक दांत होते हैं। तो बच्चे में आप देख सकते हो कि 2 + 2, एक जबड़े के अंदर 2 और 2 कितने हो गए? 4 दांत, मतलब 8 तो ये होते हैं और 1 और 1 2 दांत एक जबड़े में, 2 और 2 कितने हो गए? 4, प्लस में ये 2 और 2 4 एक जबड़े में, तो 8 ये हो गए। तो इस प्रकार से बच्चे के अंदर दांत पाए जाते हैं। 8 और 8 16, 16 और 4 20। तो बच्चे के अंदर अस्थायी दांत जो होते हैं कितनी होती है? उनकी संख्या 20 होती है। इन 20 वाले दांतों को गिरने वाले दांत या अस्थायी दांत भी कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 813 नंबर प्रश्न, सभी सूक्ष्म जीवों में कौन सबसे अधिक अनुकूलनशील और विविधतापूर्ण है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इनमें से कौन सा जीव सबसे अनुकूलनशील और विविधतापूर्ण है? 1 नंबर ऑप्शन जीवाणु, 2 नंबर ऑप्शन कवक, 3 नंबर नील हरी शैवाल और 4 नंबर विषाणु। तो इनमें से जो पहला प्रश्न है, पहला ऑप्शन जीवाणु, वह इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 814 नंबर हमारे पास प्रश्न है, हार्मोन आमतौर पर किस में नहीं होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि हार्मोन जो होता है निम्न जो ऑप्शन दिए उनमें से किस में नहीं होता? ऑप्शन है हमारे पास जीवाणु में, विषाणु में, कवक में या माइकोप्लाज्मा में। तो इनमें से पहला जो ऑप्शन है जीवाणु, उसमें हार्मोन नहीं होता है। उसके बाद में 815 नंबर प्रश्न है हमारे पास, बहुत ही अच्छा प्रश्न, कैसिनोजन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो कैसिनोजन प्रोटीन को पचाने वाला कौन सा एंजाइम है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, रेनिन या हिपेरिन। इनमें से जो कैसिनोजन जो प्रोटीन होता है वो किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। और दूध का पाचन कौन करता है? रेनिन करता है। कैसिनोजन प्रोटीन को किस में बदलता है? कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलता है। उसके बाद में 816 नंबर हमारे पास प्रश्न है, बहुत ही अच्छा, विषाणु जो वायरस होता है वो किसका बना होता है या उसमें क्या चीज होती है? ऑप्शन है हमारे पास पहला न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, 2 नंबर ऑप्शन न्यूक्लिक एसिड और विटामिन, 3 नंबर ऑप्शन अमीनो अम्ल और कार्बोहाइड्रेट, 4 नंबर न्यूक्लिक अम्ल और लिपिड। तो इनमें से जो पहला ऑप्शन है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का यह बना होता है। उसके बाद में 817 नंबर प्रश्न है हमारे पास, वह प्रथम जीव कौन सा था जिसने हमारे वायुमंडल में सर्वप्रथम ऑक्सीजन का निष्कासन किया था? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
ऑप्शन है हमारे पास साइनोबैक्टीरिया, एजेटोबैक्टर, माइकोप्लाज्मा या नोस्टोक। इनमें से जो पहला ऑप्शन है हमारे पास साइनोबैक्टीरिया, वह हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद में 818 नंबर प्रश्न है हमारे पास, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कौन सा अंग है जो पुनरुद्भवन की क्षमता रखता है। ऑप्शन है हमारे पास किडनी, 2 नंबर अमाशय, 3 नंबर अग्नाशय, 4 नंबर यकृत। तो सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किस में पाई जाती है? 4 नंबर ऑप्शन जो है यकृत में पाई जाती है। उसके बाद में 819 नंबर प्रश्न हमारे पास, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन या पुनरुद्भवन की क्षमता होती है? 1 नंबर ऑप्शन हमारे पास यकृत कोशिकाएं, 2 नंबर मस्तिष्क कोशिकाएं, 3 नंबर पेशी कोशिकाएं और 4 नंबर अस्थि कोशिकाएं। तो इनमें से जो 2 नंबर ऑप्शन है मस्तिष्क की कोशिकाएं होती है, उनमें सबसे कम पुनर्योजन की क्षमता पाई जाती है। सबसे अधिक होती है यकृत में, सबसे कम किसमें होती है? मस्तिष्क में होती है। उसके बाद में 820 नंबर प्रश्न है हमारे पास, युगलिना है, युगलिना कौन सा जीव है? ऑप्शन है हमारे पास द्विकोशिकीय जीव, त्रिकोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव या बहुकोशिकीय जीव। तो युगलिना क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है, केवल एक ही कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उसके बाद में 821 नंबर प्रश्न है हमारे पास, पचे हुए भोजन से विषैले पदार्थ को कौन खत्म करता है? जो पचे हुए भोजन होते हैं उनको नष्ट करने का काम कौन करता है? ऑप्शन है हमारे पास यकृत, अमाशय, छोटी आंत या अग्नाशय। इनमें से जो पहला ऑप्शन है यकृत, वो जो भोजन है उसमें से विषैले पदार्थों को नष्ट करने का काम करता है। यकृत जो होता है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है या शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है, जिसका वजन कितना होता है? 1.5 kg के लगभग होता है। उसके बाद सबसे इससे जो छोटा होता है वो कौन सा अंग होता है? मस्तिष्क होता है। तो सबसे बड़ा यकृत, उससे थोड़ा छोटा होता है वो मस्तिष्क होता है। सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता यकृत में, सबसे कम मस्तिष्क में होती है। इसका वजन कितना होता है? 1.3 kg के लगभग होता है। तो जो डॉक्टर होता है वो विषैले पदार्थों की जो जांच करता है, जैसे कोई कीटनाशक पी लेता है या कोई भी पदार्थ की जांच करता है, तो वो यकृत से की जाती है। उसके बाद अमाशय, यह आहार नली का भाग है या आहार नली जो होती है, आहार नाल होती है, उसका भाग होता है। अमाशय जे के आकार का होता है, इसमें भोजन 4 या 5 घंटे रुकता है और आहार जो नाल होता है उसका सबसे चौड़ा भाग होता है। छोटी आंत, आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है और शरीर के अंदर जो भोजन का पाचन होता है वो छोटी आंत के अंदर होता है। उसके बाद में अग्नाशय, इसको शरीर की मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि यह अंतःस्त्रावी और बहिःस्त्रावी दोनों ग्रंथियों के रूप में काम करती है। अंतःस्त्रावी के रूप में यह हार्मोनों का स्त्रावण करती है, जैसे ग्लूकागोन और इंसुलिन, और बहिःस्त्रावी के रूप में यह अग्नाशय रस का स्त्रावण करती है, जिसमें कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये इसका पहला ऑप्शन है हो जाएगा कि भोजन से विषैले पदार्थों को कौन नष्ट करता है? यकृत करता है। उसके बाद में 822 नंबर प्रश्न है हमारे पास, प्रकाश संश्लेषण में पहला चरण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का पहला चरण कौन सा होता है? 3 नंबर जो ऑप्शन है, प्रकाश के माध्यम से क्लोरोफिल वर्णक के एक इलेक्ट्रॉन में हलचल होती है। तो ये प्रकाश संश्लेषण का पहला चरण है। उसके बाद में 823 नंबर प्रश्न है, अग्नाशय में सोमेटोस्टेटिन हार्मोन कौन सी कोशिकाएं निकालती है? जो अग्नाशय होती है उसके अंदर लैंगरहैंस के द्वीप होते हैं, उसमें 3 प्रकार की सेल पाई जाती है। कौन कौन सी होती है? अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और डेल्टा कोशिका। तो अल्फा, बीटा और डेल्टा, इनमें से कौन सी कोशिका सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्त्रावण करती है? जो डेल्टा कोशिका है वो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्त्रावण करती है। उसके बाद में हमारे पास
दिन के समय में जब पौधों में श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की तुलना में कम होती है तो उस समय ऑक्सीजन के उत्पादन एवं खपत का अनुपात क्या होता है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि दिन के समय में जब पौधों में श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की तुलना में कम होती है, क्योंकि दिन में श्वसन की क्रिया तो कम होती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होती है, तो उस समय ऑक्सीजन के उत्पादन और खपत का अनुपात क्या होता है। तो इसके अंदर हमारा जो ऑप्शन है 4 नंबर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा 5:1 हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 825 नंबर प्रश्न है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बड़ी आंत का मुख्य कार्य कौन सा है। प्रोटीन का पाचन करना, बिल्कुल नहीं है, यह तो अमाशय में होता है। वसा का पाचन करना, यह ग्रहणी में होता है। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट का पाचन, यह छोटी आंत में होता है। और पानी का अवशोषण करना, बिल्कुल सही है। तो बड़ी आंत का कौन सा कार्य हो जाएगा, पानी का अवशोषण करना। तो बड़ी आंत के अंदर किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है, लेकिन भोजन है, उसमें से भोजन का के अंदर से जो जल होता है उसका अवशोषण होता है। उसके बाद में 826 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणुओं को ग्लूकोज में बदलने के लिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु भाग लेते हैं प्रकाश संश्लेषण में, 6 अणु भाग लेते हैं, तो उनको ग्लूकोज में बदलने के लिए कितने NADPH और ATP के अणुओं की आवश्यकता होती है। कितने NADPH और ATP के अणुओं की आवश्यकता होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनके 6 अणुओं को ग्लूकोज में बदलने के लिए। तो इसका जो हमारे पास 4 नंबर ऑप्शन है 18 ATP के अणुओं की और 12 NADPH अणुओं की आवश्यकता होती है। उसके बाद में 827 नंबर प्रश्न है हमारे पास, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले बाह्य कारकों के नाम बताइए। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कौन कौन से बाह्य कारक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। प्रकाश की तीव्रता बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड की सघनता बिल्कुल सही है, तापमान और उपयुक्त सभी। तो ये सारे के सारे कारक हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। उसके बाद में हमारे पास 829 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन अप्रकाशिक अभिक्रिया के लिए सत्य है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास, इस अभिक्रिया में हरितलव के स्ट्रोमा में कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हरितलव के स्ट्रोमा भाग में होती है और यह कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण और अपचयन करती है या वहां पे होता है। उसके बाद में इस अभिक्रिया में के लिए प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो अप्रकाशिक लिख रखा है इसलिए प्रकाश की उपस्थिति में यह नहीं होती है। उसके बाद में इस अभिक्रिया को केल्विन चक्र भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा, पहला और तीसरा सही हो जाएगा, पहला और तीसरा सही हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद में 830 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, ऑप्शन है हमारे पास, एक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, संश्लेषण अभिक्रिया, जैविक अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती है। उसके बाद में 831 नंबर प्रश्न है हमारे पास, जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है। जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास, केंद्रक द्रव्य को, कोशिका द्रव्य को, कोशिका को या जीव द्रव्य को। तो किसको कहा जाता है, भौतिक आधार जीवन का जीव द्रव्य को कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 832 नंबर प्रश्न है, जठरस के संदर्भ में कौन सा असत्य है। तो जो जठरस होता है, आमाशय के अंदर जो ग्रंथियां पाई जाती है, जठर ग्रंथियां, उनके अंदर एक हार्मोन होता है गेस्ट्रिन हार्मोन जठर ग्रंथियों को जठरस प्रेरित करता है, जठरस स्त्राव के लिए प्रेरित करता है। तो ये क्या चीज होता है, यह अम्लीय प्रकृति का होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि
अमाशय में पाया जाता है तो अम्लीय प्रकृति का ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि वहां पे क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है। बिल्कुल सही है ये तो। हल्के पीले रंग का होता है, बिल्कुल सही है। इसकी पीएच प्रास 1.2 से 3 तक होती है, बिल्कुल सही है। अम्लीय है तो 7 से कम होगी पीएच। उसके बाद यह क्षारीय प्रकृति का होता है, ये गलत हो जाएगा, तो यह क्षारीय प्रकृति का नहीं होता। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 833 नंबर प्रश्न, जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, तो जीव की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ऑप्शन है हमारे पास कोशिका, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी इकाई। तो जीवन की या जीव की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? कोशिका होती है। कोशिका की खोज कब की थी? 1865 के अंदर किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। यह कोशिका वास्तविक रूप से क्या थी? मर्द कोशिका थी। तो मर्द कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। तो सभी प्रकार की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई किसको कहा जाता है? कोशिका को कहा जाता है, क्योंकि सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती है जीव के अंदर, जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, ये सारी की सारी क्रियाएं किस में संपन्न होती है? कोशिका में संपन्न होती है। और जीव शरीर की जो संरचना बननी शुरू होती है, उसकी संरचना किसके द्वारा बनती है? कोशिका के द्वारा बनती है, इसलिए इसको क्रियात्मक और सृजनात्मक इकाई कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 834 नंबर प्रश्न है, मुंह में मुख्यतः किसका पाचन होता है? तो मुंह में किसका पाचन होता है? वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का या किसी का नहीं। तो मुंह के अंदर या मुख गुहा के अंदर लार ग्रंथियां पाई जाती है। लार ग्रंथियां एंजाइम का स्त्रावन करती है, कौन से का? टाइलिन। और टाइलिन किसको बदलता है? स्टार्च। स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है, माल्टोज में बदलने का काम करता है। तो जो माल्टोज होता है या स्टार्च होता है वो क्या चीज होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। सबसे पहले किस भोजन का पाचन शुरू होता है? कार्बोहाइड्रेट का। और सबसे लास्ट में किसका पाचन खत्म होता है? वो भी कार्बोहाइड्रेट का होता है। और सबसे पहले किस भोजन का पाचन होता है? प्रोटीन का होता है। उसके बाद में 835 नंबर प्रश्न है हमारे पास, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जो जीव विज्ञान शब्द है उसका प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है हमारे पास अरस्तु ने, उसके बाद पुरकिंजे ने, वोन मोल ने या लेमार्क तथा ट्रेवी रेंस ने। ये 1801-2 के अंदर इन्होंने क्या किया? जीव विज्ञान का जो शब्द है वो दिया था, या जीव विज्ञान नाम दिया था। उसके बाद में 836 नंबर प्रश्न है हमारे पास, जठरस में उपस्थित नेज कारक रेगिस्तान के अवशोषण के लिए आवश्यक है। तो जो नेज कारक पाया जाता है जठरस में, तो वो किसके अवशोषण में सहायक होता है? तो ऑप्शन है हमारे पास विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन B12 और विटामिन B9। तो इनमें से 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि जठरस में उपस्थित नेज कारक विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। उसके बाद में 837 नंबर प्रश्न है हमारे पास, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। जीव विज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शन है हमारे पास अरस्तु, डार्विन, लेमार्क या पुरकिंजे। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। तो ये 2018 की रीट के अंदर पूछा गया कि जीव विज्ञान के जनक किन्हें माना जाता है? तो अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु को मनोविज्ञान के जनक, दर्शन शास्त्र के जनक, राजनीतिक विज्ञान के जनक और प्राणी विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 838 नंबर प्रश्न है, शरीर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। तो शरीर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो हमारे पास ऑप्शन है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, 2 नंबर इंसुलिन हार्मोन, 3 नंबर ग्लूकागोन हार्मोन या इनमें से कोई नहीं। तो जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में बदलने का काम कौन करता है? इंसुलिन करता है। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजिनेसिस कहा जाता है। उसके बाद में 839 नंबर हमारे पास प्रश्न है, मानव शरीर में
ड्यूडेनम की आकृति अंग्रेजी के किस अक्षर जैसी होती है? तो मानव शरीर में जो ड्यूडेनम है, छोटी आंत का भाग है, जिसको ग्रहणी भी कहा जाता है, ग्रहणी भी कहा जाता है। इसकी आकृति क्या होती है? इसकी दो भुजाएं होती है, आरोही व अवरोही। तो इस प्रकार से होती है। तो यह अंग्रेजी के सी अक्षर के समान होती है और इसके बीच में क्या पाया जाता है? अग्नाशय पाया जाता है। उसके बाद में हमारे पास 840 नंबर प्रश्न है, छोटी आंत का सबसे पहला और सबसे छोटा भाग कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन जेजुनम, ड्यूडेनम, सिकम या एलियम। तो इसके तीन पार्ट होते हैं छोटी आंत के। कौन कौन से पार्ट होते हैं? पहला तो होता है जो भाग है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम जिसको ग्रहणी भी कहा जाता है। 2 नंबर भाग होता है इसका जेजुनम और 3 नंबर जो भाग होता है वो होता है इलियम, इलियम, इलियम भाग। तो सबसे पहला जो भाग होता है वो कौन सा होता है? ड्यूडेनम होता है और सबसे छोटा होता है। सबसे जो बड़ा होता है वो कौन सा होता है? इलियम होता है। अब इनमें से प्रश्न पूछ लेते हैं कि सबसे अधिक भोजन का पाचन कहाँ पे होता है? वैसे शरीर में भोजन का पाचन तो छोटी आंत में होता है, इनमें से पूछ ले सबसे अधिक किस में होता है? तो ड्यूडेनम या ग्रहणी में होता है। और सबसे अधिक अवशोषण जो होता है वो इलियम में होता है। तो ये भी ध्यान रखना। 841 नंबर प्रश्न है, छोटी आंत में एंजाइम की सक्रियता के लिए आवश्यक होता है। तो छोटी आंत में जो एंजाइम होते हैं किस माध्यम में काम करते हैं? ऑप्शन है हमारे पास क्षारीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में, उदासीन माध्यम में या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि HCl भोजन के माध्यम को क्या बनाता है? अम्लीय। और कहाँ पाया जाता है? अमाशय में। तो भोजन का माध्यम अमाशय में तो क्या होता है? अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। अब जैसे ही छोटी आंत के ग्रहणी में आएगा, वहां पर आती है पित्त वाहिनी और वो किसका स्त्रावन करती है? पित्तरस का। और पित्तरस में आपको पता है कि पित्तरस का पीएच मान अभी बताया था 7.7 होता है। तो क्या होता है? वो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो ग्रहणी में या छोटी आंत में भोजन का माध्यम कैसा होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा या क्षारीय माध्यम होंगे या एंजाइम जो होंगे वो क्षारीय माध्यम में काम करेंगे। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में बहुत ही अच्छा प्रश्न है 842 नंबर, मानव शरीर के भाग और उसकी आकृति से संबंधित गलत विकल्प चुने। एल जो यकृत जो होता है वो एल आकृति का होता है, बिल्कुल गलत है। यकृत तो किस आकृति का होता है? त्रिभुज के यानी त्रिकोण के आकार का होता है। तो इसमें पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अमाशय जो होता है वो जे आकार का होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में पित्ताशय नाशपाती के आकार का होता है, बिल्कुल सही है। ड्यूडेनम अभी हमने पढ़ा ग्रहणी होती है वो सी आकार की होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन है गलत हो जाएगा। उसके बाद में 843 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यकृत का कौन सा कार्य नहीं है? तो पहला हमारे पास ऑप्शन है फाइब्रिनोजन और हिपेरिन का निर्माण करना, बिल्कुल सही है। जो फाइब्रिनोजन और हिपेरिन होते हैं रक्त का थक्का बनाने में ये काम करता है चोट लगने के बाद, और हिपेरिन जो होता है वो रुधिर का थक्का बनने नहीं देता है रुधिर वाहिनियों में। उसके बाद में 2 नंबर ऑप्शन है हमारे पास वयस्कों में आरबीसी का निर्माण करना, ये गलत है। वयस्कों में आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। तो यकृत का काम है भ्रूण के अंदर आरबीसी का निर्माण करना। तो ये 2 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद में अतिरिक्त ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण करना और उसको संचित करना, बिल्कुल सही है। विषैले अमोनिया को यूरिया में बदलना, बिल्कुल सही है। तो सभी के सभी ये पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। तो 2 नंबर गलत हो जाएगा। 844 नंबर प्रश्न हमारे पास, बड़ी आंत का कौन सा भाग छोटी आंत के इलियम से जुड़ा होता है? तो बड़ी आंत का कौन सा भाग छोटी आंत के इलियम से जुड़ा रहता है? तो हमने अभी बात की थी, इसके 2-3 भाग होते हैं, ग्रहणी, ड्यूडेनम, डेनम, उसके बाद में इलियम। और इसी प्रकार बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, सिक्कम, कैसे फिर कोलन
और मैं से मलास्य या रेक्टम। तो अब यहाँ पे देखो ये छोटी आंत खत्म होगी, खत्म होने के बाद ये बड़ी आंत शुरू होगी। तो छोटी आंत के इलियम से कौन सा भाग जुड़ा रहता है? इलियम जुड़ा रहता है या सिकम जुड़ा रहता है? इलियम और सिकम जुड़ते हैं। तो छोटी आंत का पूछा, छोटी आंत के इलियम से सिकम जुड़ता है। और यहाँ पे जुड़ते हैं इलियम और सिकम, जहाँ पे जुड़ते हैं वहां पर एक अंगुली जैसी प्रवर्त पाया जाता है या संरचना पाई जाती है, जिसको अपेंडिक्स भी कहा जाता है। उसके बाद में 845 नंबर प्रश्न है हमारे पास, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के विभिन्न कोशिकाओं और उससे स्रावित हार्मोन के संदर्भ में सही मिलान को चुने। तो जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, लैंगरहैंस के द्वीप होते हैं, उनके अंदर क्या होती है? 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, डेल्टा कोशिका, बीटा कोशिका और अल्फा कोशिका। तो इनमें से कौन सी कोशिका किसका स्त्रावन करती है? डेल्टा कोशिका सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्त्रावन करती है, बिल्कुल सही है। ये इसका काम क्या है? यह पाचन या अवशोषण की शक्ति को बढ़ाता है। उसके अंदर बीटा कोशिका ग्लूकागोन, बिल्कुल सही है। यह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। जो यकृत में संग्रहित होता है ग्लाइकोजन, उसको वापिस किस में बदलता है? ग्लूकोज में बदलता है। अल्फा कोशिका ये किसका स्त्रावन करती है? बीटा या इंसुलिन का स्त्रावन करती है। तो ये इस प्रकार से गलत हो जाएगा कि जो बीटा सेल है वो इंसुलिन का स्त्रावन करती है, और उसके बाद में जो डेल्टा कोशिका होती है वो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्त्रावन करती है। जो बीटा कोशिका होती है वो इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन करती है। अल्फा कोशिका ग्लूकागोन हार्मोन का स्त्रावन करती है और डेल्टा कोशिका सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्त्रावन करती है। तो इस प्रकार से मिलान करना। ये बीटा कोशिका है वो इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन करती है और अल्फा कोशिका ग्लूकागोन हार्मोन का स्त्रावन करती है। तो यहाँ पे होगा कि सही मिलान नहीं है, तो कौन सा है? बीटा कोशिका, और ये दोनों का सही मिलान नहीं है। उसके बाद में हमारे पास 846 नंबर प्रश्न है, छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो अभी हमने बात की थी, छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? इलियम होता है, और इसी में भोजन का सबसे अधिक अवशोषण होता है। उसके बाद में 847 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस में बिलिरुबिन नामक वर्णक पाया जाता है? तो बिलिरुबिन नामक वर्णक किस में पाए जाते हैं? 2 वर्णक होते हैं, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। तो किस में पाए जाते हैं? ये पित्त रस में पाए जाते हैं। इसी की वजह से क्या होते हैं कि पीलिया जो रोग होता है वो रोग होता है जिसकी वजह से त्वचा का रंग पीला पड़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद में 848 नंबर प्रश्न है, जठर रस में श्लेष्मा या म्यूकस का स्त्राव जठर ग्रंथि की किस कोशिका के द्वारा होता है? तो जठर रस में श्लेष्म या म्यूकस का स्त्राव जठर ग्रंथि की किस कोशिका द्वारा होता है? हमारे पास ऑप्शन है वेसल कोशिका, गोबलेट सेल, ऑक्सेंटिक सेल या पेप्टिक कोशिका। इनमें से किस सेल द्वारा होता है? गोबलेट सेल द्वारा जठर रस में श्लेष्मा का स्त्रावन होता है। 849 नंबर प्रश्न है हमारे पास, मेंडल के नियमों का एक अपवाद है। तो मेंडल थे उनको अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अनुवांशिकी के पिता, जेनेटिक्स ऑफ फादर, किसको कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। उन्होंने अनुवांशिकी के 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, युग्मों की शुद्धता का या पृथक्करण का नियम, या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इनमें से अपवाद कौन सा है इसके नियमों का? सहलंघनता इसका अपवाद है, सहलंघनता। उसके बाद में 850 नंबर हमारे पास प्रश्न है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। जो पादप कोशिकाएं होती है उनका सबसे बाहर का जो हिस्सा होता है कौन सा होता है? ऑप्शन है हमारे पास कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, टोनोप्लास्ट या अंतःप्रद्रव्य जालिका। इनमें से सबसे बाहर का जो हिस्सा होता है पादप कोशिका में कौन सा होता है? कोशिका भित्ति होती है, पादपों में पाई जाती है, जो सेलुलोज की बनी होती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती। तो ये थे आज की वीडियो के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने मित्रों में इसे शेयर जरूर करें।
और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।